टिकली डिस डिस जी जी बोलें। सर इस लाइंस को मतलब एक्सप्लेन कर दे। इसका मतलब ये है कि वो ये चाह रहा है बताना कि अगर हम जो कप का इमेज है जो मतलब उसको हम किस तरह से डिफरेंट लेते हैं। मतलब इसको बाउंड्री फॉर्म में अगर हम देखें तो फिर इसका मतलब मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे देखिए उसने मेरी बात सुने, एग्जांपल असल दिया में पता कप क्या, को। आप चीजों को, ये था एक स्ट्रक्चरलिस्ट, वो कहता है कि हर चीज को विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर समझा जा सकता है। एक सिग्निफायर होता है, एक सिग्निफाइड मीनिंग होता है चीजों का। उसने तो चीजों को मतलब बाइनरी की फॉर्म में लिया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने इसके आइडियाज को ही लिया। उसने कहा कि यार सिग्निफायर, अगर एक बंदा एक सिग्निफायर देता है, जैक डेरिडा ने उसी को पकड़ लिया बात को। उसने कहा कि अगर वो कोई बंदा एक सिग्निफायर हमें देता है, उस सिग्निफायर के भी तो मल्टीपल मीनिंग होते हैं या नहीं? मैं सर आपको, लेकिन ना उसने भी तो मतलब फेर्डिनेंड उसने भी तो यही बोला था ना कि मतलब उसके मीनिंग जो है वो वैरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। तो फिर मतलब फिर लैंग्वेज को किस तरीके से फिर स्ट्रक्चर कैसे हुआ? अगर उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे तो फिर वो स्ट्रक्चर में कैसे हम लैंग्वेज को ले सकते हैं? यस, वो असल में जो आप बात कर रही ना, जैक डेरिडा ने और बात की, वो असल में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू से देखता है। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब वो ज्यादा रिलेटेड है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी से। तो आप जिसकी बात कर रही हैं, फर्डिनेंड डी सोशर ने तो कॉन्सेप्ट दे दिया सिग्निफायर और सिग्निफाइड मीनिंग का, कि दो चीजें होती हैं उसके, मतलब एक चीज है, उसको एक बंदा किसी और चीज से लेता है और तरीके से लेता है, और लेकिन उसमें मेन चीजें उसने बता दी कि एक सिग्निफायर और सिग्निफाइड। उसने कोई एक्सप्लेन नहीं किया था मजीद। स्ट्रक्चरलिज्म कोई ये नहीं है कि उसने फिक्स कर लेकिन दिया। सर ये जो फिर ये बुक में जो चीजें एक्सप्लेन हुई है तो फिर ये किन लोगों ने की है? मतलब ये जो नोट्स आपने सेंड किए हैं इसमें लिखा हुआ है ना कि वो साउंड लाइक लिंक सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड फॉर्मिंग द यूनिट्स आप ऑफ मेरी मीनिंग बात हुई सुने, टर्म मेरी बात वर्ड। सुने। असल में जो आप अगर कैथरीन बेल्से को देख रही हैं, तो कैथरीन बेल्से जो है, वो तो कोई पांच छह थीरीज हैं, उन थीरीज को एक्सप्लेन करती है। उसने अपनी थीरीज तो कोई नहीं दी। अब हर थीरी जो है एक चीज को डिफरेंट तरीके से लेगी, तो आप तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगी। आप बस जस्ट देखें कि एक स्ट्रक्चरलिस्ट किसी चीज को और तरह देखता है, एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और तरह से देखता है, एक डीकंस्ट्रक्शनिस्ट और तरह से देखता है। डीकंस्ट्रक्शनिस्ट तो कहता है कि मीनिंग जो है वो जस्ट टेक्स्ट के पास होने चाहिए। मीनिंग सिर्फ टेक्स्ट के पास होने चाहिए, और उसे भी इतना आप डीकंस्ट्रक्ट करो कि आप जो मीनिंग आपको समझ आ रहे हैं वो बस हो जाए। क्योंकि कोई किसी चीज का भी सेंट्रल नहीं है वो। लोगोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, सुना होगा। लोगोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट जैक डेरिडा ने दिया था। उसने कहा कि लोग जो है ना, जो क्रिश्चियन है, क्योंकि वो गॉड को नहीं मानता था, वो भी एक अग्नोस्टिक ही था। अग्नोस्टिक का मतलब होता है जो गॉड को नहीं मानता। तो लोगोसेंट्रिसिज्म का मतलब यह है कि जो जितने भी क्रिश्चियन हैं, जो बिलीवर हैं, वो कहते हैं कि सेंटर ऑफ नॉलेज गॉड है। जो भी चीज घूम के यहाँ से ओरिजिन हुआ है। वो कहते हैं जी किसी चीज का कहीं भी ओरिजिन नहीं है, किसी चीज का सेंटर नहीं है। आप चीजों को जो मर्जी मीनिंग निकाल लें, क्योंकि एक चीज का मीनिंग एक नहीं निकलता, 50 60 और निकल आते हैं। वो 50 के आगे और निकल आते हैं, वो 50 के फिर आगे और निकल, फिर कहीं जाके एंड होता है। और एंड भी कोई एंड नहीं, देयर इज नो एंड। जो भी हमने बनाया है ये हमने खुद ही बनाया है। आर्बिट्रेरीनेस का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें। सिग्निफायर और सिग्निफाइड की समझ आ गई? जी सर इस बात की तो समझ आ गई है, मतलब कॉन्सेप्ट की तो समझ आ गई। लेकिन वो जो ना आज आपने नोट सेंड किया मैं उसको देख के तो फिर मैं वो इस पता पर नहीं शक आपने कर कौन कर रही हूँ। कौन सी चीज क्या पढ़ लिया, वो मुझे जरा सेंड कीजिएगा कि किसने क्या कहा है। ठीक है सर। क्योंकि मुझे अब आपका पता नहीं चल रहा कि आप क्या पूछ रही हैं, और क्या किस थीरी, कौन सी थीरी आपने पढ़ी है उसमें। उसमें कौन सी थीरी लिखी हुई थी? नहीं सर आपने अभी जो आज स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के नोट सेंड किए हैं। आज अभी सेंड किए हैं आपको? जी सर आज आपने सेंड किए थे ना। यस। और उसके जो 275 पेज पे जो उसने बात की यस। है उसकी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, जरा पढ़िएगा ताकि मैं आपका कंसेप्ट सर क्लियर कर दूं। सर इधर से आप खुद देख लेना, इधर से द लिंक बिटवीन द साउंड इमेज, ये जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ना सर वो वाला। हम्म।
275 पे। वो मैंने आपको पता क्यों सेंड किए थे, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। ये कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे पता क्या कहा था, सर हमें मीनिंग समझ नहीं आते, मतलब इनके। तो मैंने मीनिंग लिख के फिर इन चीज़ों का उनको समझाया थे, मैंने आपको इसलिए सेंड किए, नहीं तो मैंने ये आपको सेंड नहीं करने थे। मैंने कहा चलो आपको मीनिंग समझ आ जाएगी। आप इसमें बताएं कौन सा है। सर इधर से इट इज लैंग्वेज विच आर्टिकुलेट्स द टू, पता नहीं सर आगे से ये कौन सा, जम्बल्ड आइडियाज एंड वेग साउंड्स टू लिंक सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सर ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इधर जो लाइन लिखे हैं उनकी नहीं समझ आ रही। अच्छा, एक मिनट मुझे जरा देखने दें। ये तो उसने लिखे हुए हैं ना, जो नोट्स लिखे हुए हैं, ये कोई ये नहीं कि इसने बहुत 100% ही कोई ठीक लिख दिया है। पर जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये फैक्ट हैं, और ये रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। इन चीज़ों को आप फॉलो करें, इसको भी स्टडी कर लें। और एक और चीज़ है, फर्डिनेंड डी सॉशर ने कहा था कि जो नॉलेज का यूनिट है ना वो लिंग्विस्टिक है। क्योंकि ये एक लिंग्विस्ट था, उसने कहा कि यूनिट ऑफ नॉलेज इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक। ये बात नोट कर लें। वो असल में बताता है कि यूनिट ऑफ नॉलेज, ये बात मैं अभी आपको समझा देता हूँ फिर समझ आ जाएगी। यूनिट ऑफ नॉलेज इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक, इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक। अच्छा, आपके सामने जो भी चीज है, आपने जो भी समझी है, क्या वो आपने लैंग्वेज के बगैर समझ ली है? पहले किसी ने कहा ना, बाबा किसी ने आपके सामने कहा तो बाबा कहना शुरू कर दिया, चाचा किसी ने आपके सामने कहा चाचा कहना शुरू कर दिया, सेब किसी ने आपके सामने कहा आपने सेब कहना शुरू कर दिया। तो फर्डिनेंड डी सॉशर ने बड़ा फिलोसॉफिकल लेवल पे ये बात कही। उसने कहा यूनिट ऑफ नॉलेज इज बेसिकली कंस्ट्रक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक। जो हमारे पास आइडियाज हैं, जो हमारे पास मीनिंग्स हैं, जो हमारे पास नॉलेज है, वो लिंग्विस्टिक की लैंग्वेज की वजह से आया है। इसका मतलब ये है, इस लाइन को नोट कर लें। ही सेड बिकॉज सिंस he believes on structuralist approach, and according to Ferdinand de Saussure, unit of knowledge is basically construct of linguistic। जो भी आपके पास नॉलेज है वो किस सोर्स के थ्रू आया है? लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के जरिए। आपने लैंग्वेज के जरिए सीखा ना, किसी को पापा कहना, किसी को मामा कहना, किसी को बुक कहना, किसी को मोबाइल कहना, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन किसने की? मोबाइल कहने में लैंग्वेज ने की। MOBILE क्या है? अगर उसको भी हम तोड़ते हैं, इस स्ट्रक्चर को मोबाइल के, इसको भी हम देखते हैं तो इसके अंदर लैंग्वेज ही निकल आती है ना। मोबाइल भी तो बेसिकली लैंग्वेज का हिस्सा है। तो यूनिट ऑफ नॉलेज इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सॉशर। यहां तक क्लियर है? जी वो सर। चीजों, वो लैंग्वेज को भी स्ट्रक्चरलिस्ट था, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से समझता था कि एक लैंग्वेज के अंदर भी उसका स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर के लिहाज से ही हम समझ सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज अपने अंदर रखता है अपना फोनोलॉजिकल सिस्टम, अपना मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, अपना उसके बाद सिमेंटिक सिस्टम, मीनिंग सिस्टम। अब हर लैंग्वेज अपना स्ट्रक्चर रखती है। उसका ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप उस स्ट्रक्चर से तोड़ को उसको उसको समझेंगे, अलहदा करेंगे, तो वो मीनिंग भी नहीं देगा पूरा। तो इसलिए वो कहता है कि चीजों को एज अ स्ट्रक्चर लो। और ये स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी का भी ये कह लें कि ये उसका फादर है। अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, जो कि इसके नोट्स हैं, ये लिंग्विस्टिक का भी फादर है। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आपको मजीद ना तो थ्योरी समझ आएंगी ना लैंग्वेज समझ आएगी। उसने कहा कि यूनिट ऑफ नॉलेज इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि जो उसकी बनावट है, जो उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है नॉलेज की, वो किसकी वजह से हुआ? लैंग्वेज की वजह से। अब सिंक्रोनिक और डाइक्रोनिक, अब आपको मैं ये एक्सप्लेन करता हूं। सिंक्रोनिक का मतलब होता है SYNCHRONIC। सिंक्रोनिक का मतलब होता है कि जब आप किसी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं एक प्रेजेंट टाइम में, एक खास वक्त तक, ठीक है, आप प्रेजेंट टाइम में जिस सेंचुरी में जिसमें रह रहे हैं, एज में, अगर उसी एज में लिंग्विस्टिक को पकड़ लेते हैं, किसी एज को पकड़ लेते हैं, या यानी उसी एज को पकड़ लेते हैं,
और उसको ही स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वो आपका क्या, कौन सा हो जाएगा? वो आपकी सिंक्रोनिक स्टडी हो जाएगी लैंग्वेज की, उस उसी एज के अंदर। सिंक्रोनिक का मतलब होता है उसी एज में, उसी वक्त में जिसमें आप मौजूद हैं, और उसी एज में आप लैंग्वेज को इस तरह स्टडी कर रहे हैं कि उसमें मॉडिफिकेशन कैसे हुई है, उसमें एटमोलॉजिकल लेवल पे कैसे चेंज आई है, वर्ड लेवल पे, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे, सिंटैक्टिक लेवल पे, वर्ड लेवल पे, सेंटेंस लेवल पे, पैराग्राफ कैसे फॉर्म होते हैं। आप जो भी उसके अंदर जो भी चेंजेस आई है लैंग्वेज के अंदर या लिटरेचर के अंदर, उसको हम सिंक्रोनिक कहते हैं। और डायक्रॉनिक का मतलब लिख लें कि जब हम एक खास एज से खास एज तक किसी लिटरेचर को स्टडी करते हैं या लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, उसको हम डायक्रॉनिक कहते हैं। चलें। सर ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये मतलब ये स्ट्रक्चरलिज्म में ही आएंगे, या मतलब ये अलग अलग सी थ्योरीज होंगी? ये स्ट्रक्चरलिस्ट की अप्रोच है, और स्ट्रक्चरलिज्म का ही हिस्सा है। सिंक्रोनिक हो गया, डाइक्रोनिक हो गया, लेकिन जब ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इसको स्टडी करेगा, आप ना स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को यही समझें कि ये उसकी उसमें एक डेवलपमेंट है, ये कोई अलहदा नहीं है। स्ट्रक्चरलिज्म जो है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डेवलपमेंट है स्ट्रक्चरलिज्म का ही। क्योंकि आइडिया तो फर्डिनेंड डी सॉशर के है ना, अगर वो कोई सिंक्रोनिक और डाइक्रोनिक को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है आगे, या उसको कह रहा है कि भाई मैं मल्टीपल चीजों को मल्टीपल एंगल से देखूंगा, तो वो उसने आइडिया तो उसका ही लिया ना। कोई बंदा ये कहे कि प्लेटो अजीम है या अरिस्टोटल अजीम है, तो मैं कहूंगा प्लेटो, क्योंकि प्लेटो ने कॉन्सेप्ट तो दिया ना इमिटेशन का। बाद में अरिस्टोटल ने जितना मैनिपुलेशन करके चीजों को इधर उधर कर दिया, लेकिन उसका फादर तो प्लेटो ही है। तो इस तरह आप जैसे जैसे पढ़ती जाएंगी स्ट्रक्चरलिज्म को और समझती जाएंगी, तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे जो खड़ा है, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिए थे, वो फर्डिनेंड डी सॉशर था, स्विस लिंग्विस्ट, और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी था। अच्छा जी। सिंक्रोनिक और डाइक सिंक्रोनिक को मैंने बता दिया कि प्रेजेंट एज में जो लैंग्वेज के अंदर चेंजेस आई हैं, उसमें मॉडिफिकेशन हुई है, उसमें एजेस में जो लिटरेचर को डिफरेंट व्यू से देखा जा रहा है, उसमें जो मैनिपुलेशन, जो चेंजेस, और जो लिटरेरी लेवल पे हमने चेंजेस देखी हैं उसमें या कर रहे हैं, वो सारी सिंक्रोनिक लाती हैं। लेकिन अगर हम एक खास एज से खास एज तक चले जाते हैं, तो फिर वो डायक्रोनिक में चला जाता है। तो ये इसने आइडिया दिया था कि सिंक्रोनिक लेवल पे लैंग्वेज को देखना और लिटरेचर को देखना ज्यादा अच्छा है। ये उसने अपना आइडिया दिया था, क्योंकि जब हम पास में देखते हैं तो कहता है कि बहुत सारी चीजें हमें सपोज करनी पड़ती हैं, हमें पता नहीं चलता कि किस लेवल पे कितनी चेंजेस आई हैं। लेकिन प्रेजेंट एज में चूंकि हम मौजूद हैं और लिटरेचर और सारी चीजें हमारे सामने आगे पीछे ही हो रही हैं, तो इस एज पे कहता है कि कॉन्टेम्पररी एज पे या सिंक्रोनिक लेवल पे लैंग्वेज और लिटरेचर को देखना, ज्यादा स्टडी करना ज्यादा अहम है, बजाय हम डायक्रोनिक लेवल पे चले जाएं कि मेडिवल एज से रेनेसेंस एज तक क्या चेंजेस आई हैं। फिर बहुत सारी चीजें कहता कि सपोज भी करनी पड़ती। अब तीसरा कॉन्सेप्ट इसने एक और दिया, सिंटेगमेटिक और पैराडिग्मेटिक का। अगर आपने पहले पढ़ा है तो कोई मुझे बता दे कि सिंटेगमेटिक क्या होता है, पैराडिग्मेटिक क्या होता है। नहीं पढ़ा? इसको मैं एक अलहदा शीट से आगे आपको समझाता हूँ। अब फॉर द मोमेंट देखते हैं आर्बिट्रेरीनेस। अच्छा जी, व्हाट इज आर्बिट्रेरीनेस? आर्बिट्रेरीनेस, कोई बंदा आप में से बताए कि आर्बिट्रेरी होता क्या है। नहीं पता? हाँ जी खदीजा, व्हाट इज आर्बिट्रेरीनेस? सर आर्बिट आर्बिट्रेरी हमका मतलब यही होगा कि मतलब जो डिफरेंट, हर जो पर्सन है उसका किसी भी वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। नहीं। अच्छा, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है कि दुनिया के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, जो भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, वो पहले मौजूद थी, उनको नाम बाद में मिले। वो पहले मौजूद थी, नाम बाद में मिले। मतलब पहाड़ पहले मौजूद थे, लेकिन नाम लोगों ने पहाड़ रख दिया, क्या हुआ? डॉग पहले से मौजूद था, लोगों ने कुत्ता कहना शुरू कर दिया। अगर उसे पता हो कि मुझे कुत्ता कह रहे हैं और इतना हकारत की नजर से कहते हैं, तो वो कहे मुझे मेरा नाम भाई ये ना रखो। मोबाइल पहले आया था, और किसी के कॉन्सेप्ट आइडिया पहले आया था, उसने उसका मोबाइल नाम रख दिया इस तरह। सो बहुत सारी चीजें अगर जो आपको नजर आ रही है पहले मौजूद थी, नाम बाद में आए हैं, इसका मतलब है कि नाम हमने खुद रखे हैं चॉइस से। इसके पीछे अगर हम लॉजिकली देखें कि ये भाई कुत्ते को कुत्ता क्यों कहते हैं,
पहाड़ को पहाड़ क्यों कहते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये नाम इंसानों ने दिए हैं और ये आर्बिट्रेरी, ये उनका सेल्फ डिसीजन है और इलॉजिकल उनका कनेक्शन है उनके नाम और उन चीजों के दरमियान। ठीक है। अगर आप लॉजिक मांगने लग जाएं कि पहाड़ को पहाड़ क्यों कहते हैं, तो वो कोई भी आपको लॉजिक नहीं दे सकेगा, क्योंकि मीनिंग्स जो हैं वो हमने खुद लिए, मीनिंग के लिहाज से जो हमें समझ आया पहाड़ को कहना चाहिए हमने वो कह दिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है कि हमारी डिलिबरेट चॉइस से हमने चीजों के नाम रखे हैं, अपनी मर्जी से चीजों के नाम रख दिए। ठीक है। और वो डिक्शनरी का हिस्सा बन गए, लोगों ने फिर वैसे ही कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इंसान जब इस दुनिया में आया था उसके पास लैंग्वेज नहीं थी। ये लैंग्वेज इंसान ने अपनी जरूरत से इजाद की है। साइकोलॉजी जो है वो भी इन्वेंटेड साइंस, वो भी कोई इन्वेंटेड नहीं है कि हमने इन्वेंट कर ली साइकोलॉजी। साइकोलॉजी डिस्कवर्ड है। ये तो साइकोलॉजी इंसान के साथ ही आई थी, क्योंकि इंसान के साथ इमोशन भी थी, फीलिंग्स भी थी, इसलिए साइकोलॉजी को कहा जाता है कि ये डिस्कवर्ड साइंस है, जो इंसानों ने ऑब्जर्व करके कि इंसान का ब्रेन जो ऐसा सोचता है तो वो उसका माइंड ऐसा होता है। यहाँ पे कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो ये सारी चीजें लोगों ने फिर डिस्कवर की हैं साथ साथ। आर्बिट्रेरीनेस लैंग्वेज की एक करेक्टरिस्टिक है कि वो आर्बिट्रेरीनेस है, कि ऑब्जेक्ट और उनके शायद मीनिंग। अगर अगर मीनिंग्स मतलब अगर उनके मीनिंग्स मतलब लॉजिकल हैं, तो फिर लैंग्वेज कैसे मतलब साइंटिफिक हो सकती मैंने है। एक सेंटेंस में आपको बात समझा दी, लेकिन आपको अभी भी समझ नहीं। मैंने कहा कि जब इंसान इस दुनिया में आया था उसकी लैंग्वेज थी ही नहीं। आप मुझे बताएं, जब दुनिया में ह्यूमन ने यहाँ कदम रखा था, क्या उसके पास लैंग्वेज थी? ही वॉज नॉट हैविंग लैंग्वेज, ही वॉज विदाउट। अगर लैंग्वेज होती तो बच्चा पैदा होता ही बोलता। हमारे पास लेड है, डिवाइस है। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि हमारे पास लेड डिवाइस है ब्रेन के अंदर, कि हमारा ब्रेन के अंदर, जो हमारे ब्रेन के अंदर डिवाइस है वो लैंग्वेज सीख सकती है, जो कि एक कुत्ते में नहीं है, जो एक बिल्ली में नहीं है, कि वो बोल नहीं सकती। वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसके लेड नहीं लगा। हमारे बच्चों के अंदर डिवाइस बोलने का, यानी मुंह से बोलने का, कि एक मुंह ब्रेन के अंदर एक डिवाइस लगी है जो बोल सकती है, जिसे हम ट्रेन करें तो वो बोल सकती है। आप एक बच्चा लें, उसके सामने सिर्फ जंगल रहे, कोई चीज ना है, क्या वो कोई लैंग्वेज बोलेगा? बताएं, कोई लैंग्वेज बोलेगा? सिर्फ जानवर रहे उसके सामने, इंसान ना हो। और लोगों ने तजर्बे किए हुए, इस पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, कि जब बच्चे को जंगल में रखा गया तो वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता था। इट मीन देर इज नो लैंग्वेज, वी हैव क्रिएटेड लैंग्वेज फॉर आवर इजीनेस। ह्यूमन बीइंग के पास कैपेसिटी है बोलने की, लेकिन लैंग्वेज वो लेके नहीं पैदा हुआ, ये हमने खुद बनाई है आर्बिट्रेरीनेस की वजह से। जो हमें दिल किया हमने नाम दे दिए चीजों को, और वो उस चीजों से जाने जाते, क्योंकि चीजें तो पहले ही वजूद थी, उसके बाद हमने नाम दे दिए, कुछ फिर हमने बना ली। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे। खतीजा बताएं, आप कोई कंफ्यूजन हो तो। सही सर। क्लियर है? जी। अच्छा। इंसान के पास एबिलिटी है बोलने की, जिसे लेड कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लगी हुई है। लेकिन इंसान लैंग्वेज लेके पैदा नहीं होता। लैंग्वेज वो लेता है अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से, अपने सराउंडिंग से। अगर आप ये सारी चीजें छीन लें एक बच्चे से, उसके पास कुछ नहीं रहेगा, वो लैंग्वेज नहीं बोलेगा। लैंग्वेज आती है एनवायरनमेंट से, लैंग्वेज आती है इंट्रैक्शन से, लैंग्वेज आती है पेरेंट्स से, लैंग्वेज आती है सुनने से, लैंग्वेज आती है फिर उसको प्रैक्टिस करने से, फिर उसको लिखने से। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, जैसे कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हमारे पास एक प्रोडक्टिव स्किल होती है और एक रिसेप्टिव स्किल होती है। हमारे पास एक है रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल कौन सी है? हमारी रीडिंग, रीडिंग से भी हम चीजें रिसीव ही करते हैं ना, उससे पढ़ के। और लिसनिंग, ये दोनों रिसेप्टिव स्किल है, कि कोई बोल रहा है और आप चीजों को रिसीव कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को। और एक होती है प्रोडक्टिव स्किल, कि आप कोई चीज खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं
और उसमें स्पीकिंग आती है और उसमें राइटिंग आती है। दोनों में आप लिख रहे हैं ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव स्किल सारी स्किल है, ये आप लर्न करते हैं। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है, आप जब पैदा होते हैं उस वक्त गाड़ी तो नहीं चलाते, लेकिन गाड़ी चलाना सीखते हैं। आप जब पैदा होते हैं साइकिल चलानी नहीं आती, आप साइकिल सीखते हैं। सो दीज आर द स्किल ह्यूमन बीइंग कैन लर्न, बट डॉग कांट लर्न। डॉग कांट ड्राइव साइकिल, अ डॉग कांट ड्राइव कार। दीज आर द ह्यूमन स्पेसिफिक थिंग्स। ह्यूमन के अंदर एबिलिटी है, उसका ब्रेन इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वो 100 बिलियन सेल का वो एक कलेक्शन है। तो वो जो मर्जी ट्रैक बना ले और वो सीख लेता है चीजों। होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम बात करते हैं सिंटेगमेटिक और पैराडिग्मेटिक चीजों कि ये रिलेशन क्या होता है किसी टेक्स्ट के अंदर। इधर मैंने एक बनाया था, चले यहां वहां ही समझा देता हूं। अच्छा, ये हमारे पास पैराडिग्मेटिक और सिंटेगमेटिक। जब हम सिंटेगमेटिक की बात करते हैं, सिंटेगमेटिक, सिंटेगमेटिक का मतलब लिख लें स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर, किसी सेंटेंस का, वर्ड का स्ट्रक्चर। पैराडिग्मेटिक का मतलब लिख लें, पैराडिग्मेटिक का मतलब लिखें सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, बहुत सारी चीजें हम सब्स्टिट्यूशन से चेंज कर लेते हैं। एक की जगह, एक चीज की जगह पे दूसरी चीज रख दें तो चेंज हो जाती है। बहुत सारी चीजें डिफरेंस होने की वजह से चेंज हो जाती है। मानी मतलब डे, तो साथ में कह दूं नाइट, मीनिंग चेंज हो जाए। गुड बैड, उसके उल्ट से चेंज हो जाती हैं, उसके डिफरेंस से चेंज हो जाती हैं। आपके पास जो भी चीजें हैं, मोस्टली चीजें आपके पास इसलिए हैं कि उसके मतबादल बाइनरी ऑर्डर में कोई और चीज भी पड़ी है उसके सामने। अगर गुड ना हो तो आपको बैड की पहचान ना हो कि भाई बैड कौन है। अगर बैड ना हो, अगर यानी बैड ना हो तो फिर गुड का पता ना चले भी गुड कौन सा है। ये गुड बैड का कॉन्सेप्ट भी हमने बनाया है। हम कहते हैं यार, एक चीता है जंगल के अंदर, एक चीता है, भूखा है, मर रहा है भूख से। उसकी खुराक है हिरन, हिरन को खाना, बकरी को खाना। वो भूख से मर रहा था, उसे एक बकरी का बच्चा मिला, उसने खा लिया। हाँ जी, उसकी खुराक घास तो नहीं है। अब मुझे बताएं कि उस चीते ने उस बकरी को खाया, जुल्म किया? क्या कहते हैं? यहाँ पे आप बहुत सारे जो लोग गुड बैड का कॉन्सेप्ट लेकर बैठे हुए ना, वो वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चा था, बकरी का बच्चा था, खा गया, शेर ने अच्छा नहीं किया, लेकिन उसकी खुराक भी तो बनाई है नेचर ने। अब वो क्या करे, वो खुद मर जाएगा फिर। जंगल में एक चीता बकरी को खा रहा है। अब चीता जालम है या बकरी ठीक नहीं है, क्या बहुत सारे मसाइल जो हैं बंदे को कंफ्यूज करके रख देते हैं। तो बहुत सारी चीजें नेचर के अंदर ऐसी हैं, वहां पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये बनाया क्यों है गॉड। आप विलियम ब्लेक को पढ़े तो विलियम ब्लेक कहता है कि ये जो टाइगर है, ये टाइगर कितना फियरफुल और कितना खौफनाक किस्म का टाइगर, उसकी आंखें क्यों बनाई है। दूसरी साइड पे लैम्प भी बनाया है, और लैम्प भी हमें दिखाई देता, तो लैम्प क्यों बनाया। लैम्प को ये खा जाता है, इतना ड्रेडफुल है जानवर, ये इसको नेचर ने क्यों क्रिएट किया है। यानी क्वेश्चन उसने भी पूछा है, विलियम ब्लेक ने भी, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस के अंदर। तो स्ट्रक्चर, जब हम किसी चीज का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो मानी चेंज हो जाती है। स्ट्रक्चर से भी चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक दो मिसालें आपको देता हूँ, लिख लें। जब हम स्ट्रक्चर पे देखेंगे, हम कहते हैं दिस इज अ कैट। इसका एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और फिर ये ऑब्जेक्ट है।
दिस इज अ कैट। ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दूं तो इससे भी मानी चेंज हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ दिस इज अ कैट, कैट को मिटा के रैट कर देता हूँ, फिर मैट कर देता हूँ, फिर उसकी जगह पे कोई और कर देता हूँ जो साउंड मिलती जुलती है। तो जैसे जैसे मैं रिप्लेस करता जाऊंगा चीजों को, तब भी मानी चेंज हो जाएंगे, बंदा कोई मतलब कोई और ही मानी बन जाएगी। पहले वो कैट था, फिर मैंने रैट कर दिया, फिर मैंने मैट कर दिया। तो पैराडिग्मेटिक में हम चीजों को देखते हैं उसके सब्स्टिट्यूशन लेवल पे, कि कितने सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं, मानी चेंज हो जाएंगे। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं उसके स्ट्रक्चर के साथ जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं, जब आगे पीछे कर देते हैं तो उससे भी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो सिंटेगमेटिक और पैराडिग्मेटिक का कॉन्सेप्ट जो है वो भी फर्डिनेंड डी सॉशर ने दिया था।